जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मैं सभी तक पहुंच सकूं, उन स्टूडेंट तक पहुंच सकूं जो जेपीएससी या जेएसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो पूरा कंटेंट का झारखंड जीके का मजा ले सके। ठीक है, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स इस टॉपिक के बिना अधूरा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। इस लोक नृत्य का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका छऊ नृत्य, जो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ये लोक नृत्यों में। और इससे संबंधित जितने सारे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिला है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ छऊ नृत्य की जितनी विशेषताएँ हैं उसके बारे में ही जानेंगे। तो आइए चलते हैं और छऊ नृत्य को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इसके जितने सारे पॉइंट हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नृत्य का नाम जैसा है छऊ, ठीक है, छऊ। तो इस छऊ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जो हमारा लोकल भाषा में इसको क्या बोला जाता है ये आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छाया। छाया मतलब शैडो। ओके, छाया मतलब शैडो, ये यहाँ पर हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। अब दूसरा बात क्या है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म, ठीक है, ये कहाँ उत्पत्ति लिया है। तो इसका जन्म दोस्तों हमारा जो सरायकेला खरसवां राज्य था, जो कि पोरहाट के सिंह वंश के शासकों ने बसाया था, ठीक है, उसी राजतंत्र में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था। सरायकेला झारखंड में है ना, सरायकेला के राजवंश में। ओके, आगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसको जो शुरू किया था ये तो समझ में आ गया कि जन्म सरायकेला खरसवां में हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जानिए कि सरायकेला खरसवां का अभी जो मौजूद शैलियाँ हैं वो कितना है, 3 है। एक नया जन्म लिया है वो भी मैं बताऊंगा, 3 है। उसमें पहला क्या हो गया, पहला तो यही हो गया सरायकेला खरसवां का, ठीक है, सरायकेला खरसवां का। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पुरुलिया जो कि बंगाल में है, ठीक है, पुरुलिया जो कि बंगाल में है। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है। इनकी 3 शैलियाँ हैं और तीनों ही जगह के नाम पे है, ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा। इसमें एक नया जो शैली उभर के आ रहा है उस शैली को हम लोग कहते हैं सिंगवा छऊ। क्या कहते हैं, सिंगवा छऊ। ठीक है, सिंगवा छऊ ये कहाँ है, ये हो रहा है आपका हमारा झारखंड के खूंटी जिले में, हमारे झारखंड के खूंटी जिले में। क्लियर हो गया इतना बातें। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो छऊ नृत्य होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा करी जाती है, पुरुष प्रधान नृत्य। दूसरा पॉइंट, यह एक प्रकार का ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण मतलब एनर्जी से भरा पड़ा नृत्य है ये पूरा पूरा, ठीक है, ओजपूर्ण नृत्य। ओके, उसके बाद इसमें हम क्या बता सकते हैं कि ओजपूर्ण नृत्य, इसमें विभिन्न मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, मुखौटों का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब अलग अलग शैलियों के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर बहुत सारी जगह आपको मिलेगा जो मुखौटा यूज़ नहीं करता है। उसके बाद इसमें आप क्या जान सकते हैं कि ये वीर रस और श्रृंगार रस दोनों को ही क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। इसमें हथियार प्रयुक्त होता है, हथियार,
तो ये जो हथियार यूज़ होता है इसमें, वो किसको दिखा रहा होता है? वीर रस को दिखा रहा होता है, वीर रस का परिचायक है। और इसमें फिर एक आपका यूज़ होता है काली भंग। क्या यूज़ होता है? काली भंग। ये काली भंग क्या चीज़ दिखा रहा है? ये काली भंग आपको दिखाता है श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को। तो आपको आइडिया हो गया कि इस नृत्य में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का ही सामंजस्य है। ठीक है, इसकी और भी विशेषताएं हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें फिर हम लोग जान सकेंगे कि ये भावपूर्ण नृत्य होता है। इसमें भावपूर्ण नृत्य है ये, इसमें भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये कथानक भी होता है, यानी कि इसमें कथाएं कही जाती है, कथानक भी होती है, भी होती है। उसके बाद क्या है इसमें, और झारखंड के और भी लोक नृत्य आप देखेंगे वहाँ पर भाव के साथ साथ जो है कथानक नहीं होता है, या फिर भाव होता है या फिर कथानक होता है। ठीक है, यही दो चीज़ होता है उसमें। लेकिन हमारा जो सरायकेला का छऊ है दोस्तों, वहाँ पर शब्दों का वाचन नहीं होता है। ठीक है, उसमें केवल पार्श्व संगीत होता है। तो यहाँ पर क्या है, पार्श्व संगीत भी होता है, जैसे कि सरायकेला खरसवा के छऊ में है ना, पार्श्व संगीत होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि इसकी विशेषताओं में मैं और बताना चाहता हूँ। इसमें जब इसका शुरुआत किया जाता है, इस नृत्य का शुरुआत किया जाता है, तो उसमें भैरव वंदना किया जाता है। ये भैरव वंदना क्या है? शिव का पूजा। ठीक है, शिव की स्तुति। उसके बाद फिर इसमें और एक पॉइंट आप सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें जो है एक प्रशिक्षक का जरूरत होता है। उस प्रशिक्षक को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे, गुरु, है ना। प्रशिक्षक या गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, उसके बिना ये नृत्य नहीं किया जा सकता है, अनिवार्य। क्लियर हो गया बात? तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको छऊ नृत्य के बारे में याद रखना है। अब थोड़ा सा आएंगे और इसके अलग अलग शैलियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ ले लेंगे, वो क्या है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमारा सरायकेला खरसवा में क्या क्या है। तो सरायकेला खरसवा का तो यहाँ पर अगर हम लोग विशेषताएं देखें तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये ओजपूर्ण तो है ही, ये सभी जगह का है। ठीक है, चाहे वो पुरुलिया का हो, चाहे सरायकेला खरसवा का हो, कहीं पर भी ये ओजपूर्ण नृत्य ही है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ आपको भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी है, कथानक भी है। उसके बाद इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि सरायकेला छऊ का जो आधार है वो परिखंडा नामक युद्ध माना जाता है। ठीक है, परिखंडा नामक युद्ध, ये दो योद्धाओं के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। परिखंडा नामक युद्ध को यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसका आधार है। ठीक है, उस नृत्य का आधार यही है, इसलिए इसमें युद्ध नीति के जरिए ही दिखाया जाता है। इसमें सैनिक वेशभूषा होता है और विभिन्न मुखरों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसमें तलवार ढाल इन सभी का मतलब इसमें परंपरागत एक खेल है, एक प्रकार का परिखंडा जो है वो एक परंपरागत खेल है। और फिर मैंने क्या बताया कि सरायकेला का जो छऊ नृत्य है उसमें शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता है, शब्दों का वाचन नहीं किया जाता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्श्व संगीत होता है, पीछे पीछे संगीत बचेगा। ठीक है, अब सुनते होंगे ना, दुम ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों को इसमें होता है। तो ये सरायकेला खरसवा का जो नृत्य है इस तरीके से है।
इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा आप, अभी मैं सरायकेला खरसवा का ही बता रहा हूँ। तांडव और लास्य नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है सरायकेला और मयूरभंज वाले में। ठीक है, सरायकेला में जो नृत्य होता है वो तांडव होता है एवं लास्य होता है। ये लास्य क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो लास्य क्या होता है, ये कोमल और मधुर, इसका मतलब हुआ कोमल व मधुर। ठीक है, तो इस प्रकार के नृत्य सरायकेला खरसवा में किया जाता है। अब थोड़ा सा मयूरभंज वाले देखते हैं। मयूरभंज, तो मयूरभंज में मैंने जितना अभी तक बताया वो सभी हैं, लेकिन इसमें मयूरभंज वाले में मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए मयूरभंज के केस में, बाद बाकी सब तो सेम रहेगा। तो किसमें क्या नहीं होता है ये याद रखें। तो सरायकेला में मैंने बताया वाचन नहीं होता है शब्दों का, मयूरभंज वाले में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। और पुरुलिया का अगर आप देखेंगे, पुरुलिया वाले में, तो पुरुलिया वाला भी माना जाता है कि दो योद्धाओं के बीच में जो लड़ी थी लड़ाइयाँ, उसको देखकर यहाँ पर नृत्य शैली यूज हुआ है। ठीक है, पुरुलिया का जो शैली होता है उसमें केवल और केवल आपका तांडव नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। तांडव नृत्य शैली का प्रयोग होता है। तो क्या नहीं इसमें किया जाता है, लास्य नहीं किया जाता है, इसमें लास्य शैली का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया, तीनों में क्या क्या नहीं किया जाता ये मैंने बता दिया, वही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कब कब इसका प्रदर्शन कहाँ कहाँ और किसने किया है। ठीक है, तो छऊ नृत्य का प्रदर्शन दोस्तों सबसे पहले विदेशों में, ठीक है, विदेशों में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था, जो कि सरायकेला का राजा थे। ये सुधेंदु, राजकुमार भी बोलेंगे, सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है, जो कि सरायकेला के ये शासक थे। और इन्होंने कब किया था, ये 1938 में किया था। 1938 में सर्वप्रथम विदेशों में प्रदर्शन किया। उसके बाद यह एक ऐसा नृत्य था जो 1941 में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था, महात्मा गांधी के समक्ष। ठीक है, उसके बाद आपका 2022 में IPL फाइनल जो है वो अहमदाबाद स्टेडियम में किया गया था। तो फाइनल में जो है एक कलाकार थे प्रभात कुमार महतो। ठीक है, ये प्रभात कुमार महतो ने IPL फाइनल में समापन समारोह में इसका प्रदर्शन किया। तो ये कौन है, ये हैं छऊ कलाकार सह नटराज कला केंद्र के चौगा के सचिव थे। ठीक है, नटराज कला केंद्र, अभी बताऊंगा मैं कला केंद्र इसका कहाँ कहाँ पर है। नटराज कला केंद्र के सचिव, ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। ये बातें याद रखिएगा। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे आप, इसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है, छऊ नृत्य के केंद्र कहाँ कहाँ पर है। केंद्र, सबसे पहला जो केंद्र है दोस्तों वो सरायकेला छऊ केंद्र है, सरायकेला छऊ केंद्र। ओके, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, बहुत पहले की गई थी। दूसरा नटराज कला केंद्र, ठीक है, नटराज कला केंद्र।
तो नटराज कला केंद्र ये कहाँ है? चौगा ईचागढ़, ये भी वही सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ईचागढ़, ठीक है। और इसकी स्थापना 2004 में करी गई है, 2004 में। नेक्स्ट तीसरा है मानभूम छऊ केंद्र, ठीक है, मानभूम छऊ केंद्र। तो ये मानभूम छऊ केंद्र की स्थापना हाल फिलहाल में सिल्ली में की गई है, ये 2011 में किया गया था, 2011 में किया गया था। ये केवल मैं झारखंड में बता रहा हूँ, ठीक है। केंद्र जो है जो केवल झारखंड में है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद बंगाल में, पुरुलिया में है, आपका मयूरभंज में है, उड़ीसा में और भी जगह में है, ठीक है, लेकिन ये झारखंड से रिलेटेड मैंने बताया, ओके। उसके बाद इससे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में, कब? वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया, विरासत नृत्य, ठीक है। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, वो भी आप याद रखिएगा। ये हो गया, यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। अब नेक्स्ट मैं जो बताऊंगा वो इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जो छऊ गुरु रहे हैं। छऊ गुरु, सबसे पहला आप किनका नाम लेंगे? सुधेंदु नारायण सिंह। आखिर सबसे पहले विदेशों में इन्हीं ने प्रदर्शन किया था, सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे पद्मश्री कब मिला है, पद्मश्री, ठीक है। तो सुधेंदु नारायण सिंह को पद्मश्री पुरस्कार 1991 में ही मिला था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1991 में ही मिला है। दूसरा है, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है इससे रिलेटेड वो है केदारनाथ साहू, केदारनाथ साहू, इनको मिला है 2005 में। उसके बाद आपको तीसरा नाम मिलेगा श्याम चरण पति, ठीक है, श्याम चरण पति, इनको जस्ट इसके बाद वाले ईयर में मिला था, 2006 में। फिर है मंगलाचरण मोहंती, मंगलाचरण मोहंती, तो ये मंगलाचरण मोहंती को 2009 में मिला है, ठीक है। आगे पांचवा हम बता रहे हैं आपको मकर ध्वज दरोगा, ठीक है, मकर ध्वज दरोगा, ये उन व्यक्तियों का नाम है जो छऊ गुरु हैं और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं। तो मकर ध्वज जी को मिला है 2011 में, 2010 में विरासत नृत्य के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, 2011 में मकर ध्वज दरोगा को पद्मश्री मिला था। ये 5 हो गए, और 2 है, मैं आगे बता देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। छठा व्यक्ति इसमें होंगे पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, और दुबे जी को मिला है 2012 में। उसके बाद एक लास्ट व्यक्ति हैं गुरु शशधर आचार्य, इनका नाम आप सुने होंगे क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, जो पढ़ाई करते हैं वो जरूर सुनेंगे, गुरु शशधर आचार्य, इनको मिला है 2020 में, ठीक है। तो 2020 में गुरु शशधर आचार्य को छऊ नृत्य के लिए आपको पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला। तो ये कंप्लीट नॉलेज हो गया दोस्तों छऊ नृत्य से, इससे बाहर तो आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर्स को देख रहे हैं, अपना तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी तरीके से आपको एक-एक कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। आराम से आप देखिए, तैयारी कीजिए और जेपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बनिए दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जोहार।